एकजुट करने के लिए सियासत लगातार गरमाती जा रही है और सियासी सफर वो कर रहे हैं। वो विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। नीतीश लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और विपक्षी दलों को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से भी मुलाकात की है। रिपोर्ट देखिए। कुछ दिनों से बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर सुपर एक्टिव मोड में हैं। वो कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जाते हैं, तो कभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने रांची पहुंच जाते हैं। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की ये मीटिंग 2024 से पहले विपक्षी एकता की कवायद पर होमवर्क करना और सभी का रुख समझना है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मिले। हालांकि नवीन पटनायक ने गठबंधन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। बाद में पीएम मोदी से मिलने के बाद नवीन पटनायक ने ये साफ कर दिया कि वो तीसरे मोर्चे के साथ नहीं जाएंगे। साल 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओडिशा के समकक्ष नवीन पटनायक के लिए एक लेख लिखा था, जिसमें कहा गया था कि आमतौर पर लोग ताकत और समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन वो नहीं बदले। नवीन बाबू, जिन्हें मैंने जैसा 50 साल की उम्र में देखा था, वो आज भी वैसे ही हैं। मौजूदा सियासी घटनाक्रमों से भी संकेत मिल रहे हैं कि सीएम पटनायक ने राजनीति करने के अपने तरीकों को नहीं बदला है। शायद यही वजह रही है कि उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। हालांकि इस फैसले के और भी कई सियासी और वैचारिक कारण नजर आ रहे हैं। बीते दिनों नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। उसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिले थे। दोनों से मिलने के बाद नीतीश ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था। नीतीश कुमार कांग्रेस के नेताओं से भी मिल चुके हैं, यहाँ तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं। इन सब मुलाकातों के बाद अब देखना ये होगा कि 2024 में विपक्ष एकजुट हो पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। झारखंड इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि 2024 को लेकर तमाम विपक्षी दल हैं जो वो एकजुट होने की तैयारी में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो नवीन पटनायक हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, सभी से वो मुलाकात कर रहे हैं और सभी को एकत्र करने में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी 2024 को लेकर लगातार तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या विपक्ष एकजुट हो पाता है 2024 तक, और विपक्ष अगर एकजुट होता है तो क्या बीजेपी को 2024 के चुनाव में हरा पाता है, यह फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बताते चले कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो लगातार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। वो लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात उन्होंने पिछले दिनों की थी और इसके साथ ही तमाम नेताओं से मुलाकात वो लगातार कर रहे हैं। अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं और पिछले दिनों वो ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, शरद पवार से भी मुलाकात की थी। लेकिन जो मुलाकातों का सिलसिला ये चल रहा है नीतीश कुमार की तरफ से, ये फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि 2024 तक क्या नीतीश कुमार सभी को एकजुट कर पाते हैं, और इसके साथ साथ अगर एकजुट कर लेते हैं तो विपक्ष में मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा। क्या मायावती भी इनके साथ पहुंचेंगी, मायावती भी विपक्ष के साथ ताल से ताल मिलाकर 2024 के चुनाव को लड़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या नीतीश कुमार सफल हो पाएंगे जिन मंसूबों के साथ वो 2024 के चुनाव में उतरे हुए हैं कि विपक्षी एकता को एकजुट करना है, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि वो लगातार विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो 2024 में विपक्ष एकजुट हो पाता है 2024 तक, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं उनके साथ लल्लन सिंह और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे और नवीन पटनायक से उन्होंने मुलाकात की, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और शरद पवार से मुलाकात की। ऐसे में जो मुलाकातों का ये सिलसिला चल रहा है विपक्षी पार्टियों को एक करने का, क्या ये सब एक मंच पर 2024 तक आ पाएंगे,
क्योंकि बड़ा सवाल है, अगर 2024 तक विपक्ष एक मंच पर आता है तो क्या ये बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? क्या बीजेपी को बड़ा नुकसान 2024 में उठाना पड़ सकता है अगर ये विपक्षी दल एक साथ हो जाते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार इसको लेकर पैरवी कर रहे हैं और सबसे आगे चल रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि विपक्ष को एकजुट करना है। इसके साथ ही 2024 की जो लड़ाई है वो सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। ऐसे में बीजेपी के लिए अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बड़ी चिंता हो सकती है 2024 में। हो सकता है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़े 2024 के चुनाव में। तो सियासी सफर पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हर एक नेता से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन नवीन पटनायक ने साफ कह दिया है कि वो किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं, ना ही वो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। इस दौरान आपको बताते चले कि नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की, लेकिन उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक से मुलाकात की। इसके बाद नवीन पटनायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं, ना ही तीसरा मोर्चा बनाने वाले हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुलाकात करते हुए नवीन पटनायक प्रधानमंत्री से दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई है। ये नीतीश कुमार से मिलते हुए नवीन पटनायक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि नीतीश कुमार हर नेता से मिल रहे हैं। अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की है। 2024 में सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। बेरोजगारी को लेकर लगातार वो आवाज उठाते रहते हैं और अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो भी विपक्ष इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर रहता है। रोजगार को लेकर भी हमलावर रहता है विपक्ष। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ सुरेंद्र कुमार सिंह, नेता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और इसके साथ भूदेव शर्मा है, नेता कांग्रेस से हैं। भूदेव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और हमारे साथ शैलेंद्र मंडल, प्रदेश महासचिव जेडीयू से जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार क्या एकजुट कर पाएंगे विपक्ष को? क्योंकि अभी तक किसी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हम एक साथ हैं, चाहे वो अखिलेश यादव से मिले हों। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वो एकजुट करने में सफल हो पाएंगे? नीतीश कुमार जी अपने आप में बहुत ही रिजनेबल आदमी हैं जी। उनकी नीति है फेयर, जज एंड रिजनेबल, यानी निष्पक्ष रहो, न्यायप्रिय बात करो और न्याय संगत काम करो। ये उनके जीवन का मूल मंत्र है। और मैं ऐसा मानता हूं और पूरा देश इसको मानता है कि अगर कोई विश्वसनीयता का कोई दूसरा नाम है तो आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और आज तक उनकी एक भी बातें ऐसी नहीं हुई है, कोई रिकॉर्ड भी बता दीजिए कि उनकी एक भी बातें पूरी नहीं हुई है। वो मुद्दा तय करते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है। इस बार मुद्दा तय हो गया है कि देश के लोकतंत्र पर खतरा है, संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा है, इतिहास पर खतरा है। ये खतरा सबसे बड़ा है। हम लोग मिलजुल करके इस देश के खतरे को हम लोग मिटाएंगे और नीतीश कुमार जी पर सबको भरोसा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आपको भी भरोसा होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी जब कह दिए तो इसका मतलब है कि वो पत्थर की लकीर हो गया। तो सर, एकजुट करने की बात जो चल रही है उसके बारे में बताइए। नवीन पटनायक ने तो इनकार कर दिया साफ तौर पर कि वो किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं, वो, और जबकि नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एक करने में जुटे हुए हैं 2024 के लिए। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। नीतीश कुमार जी कह दिए हैं, एकदम ब्रह्म लकीर हो गया। इस देश
सबसे विश्वसनीय, देश के सबसे विश्वसनीय आदमी हैं। फेयर, जज एंड रीजनेबल, निष्पक्ष, न्यायप्रिय और न्याय संगत आदमी हैं। जब बोल दिए तो इसका मतलब आप इसकी ये बहुत दूर तक बात जाएगी। नीतीश कुमार जी अब भारत को देख रहे हैं कि देश बचेगा तब न बिहार बचेगा। इसीलिए कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी मुक्त भारत का निर्माण करना है, संघ मुक्त भारत का निर्माण करना है, देश के संवैधानिक मूल्यों पर, संविधान पर, इतिहास पर। और तमाम जो लोग जो तिक्रम हो रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। नीतीश कुमार जी, हम आदरणीय नीतीश कुमार जी बारम्बार ये कर रहे हैं, देश में खाली प्रचार हो रहा है। ठीक है, सिर्फ प्रचार। ठीक है। अब भूदेव शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? भूदेव शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सियासी सफर पर निकले हैं और वो तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है एकजुट कर पाएंगे? क्या आप उनके साथ हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आज अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश में एक ऐसी तानाशाही सरकार शासन कर रही है जो इस देश को तोड़ना चाहती है, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, देश की सरकारी संस्थाओं को खत्म करना चाहती है। अगर इन सबके खिलाफ लड़ना है और इस देश को बचाना है तो मुझे लगता है कि पूरे विपक्ष को एक साथ होना ही पड़ेगा, तभी हम इस देश को बचा सकते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम इतनी सीटें लेकर के आए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 33% लोगों ने वोट दिया, तो क्या 63% देश का 63% लोगों का ये देश नहीं है? उनको ये लोग देशद्रोही बोलते हैं। जिन लोगों ने आज नरेंद्र मोदी जी को अगर वोट नहीं दिया है तो उनको देशद्रोही बोला जाता है। और जो विपक्ष का नेता अगर आवाज उठाता है, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो किसानों की बातें हो या जवानों की बातें हो, इस देश की कोई भी समस्या हो, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? तानाशाही शासन कर रही है, सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करके उन्हें डराने और धमकाने का काम कर रही है, इस देश के संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। और देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो भी डरता है इस तानाशाही शासन से, इस तानाशाही सरकार से, वो उनके साथ जा सकता है। लेकिन इस देश को बचाने के, जिनको इस देश को बचाना है, जिन्होंने इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिनके पुरुषों ने या कहें कि उनके पिताजी, दादा, जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराना दिए, वो लोग आज इस विचारधारा के खिलाफ, आज इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर 2024 में विपक्ष एकजुट होकर के लड़ेगा। और इसकी शुरुआत अब कर्नाटक से हो चुकी है। कर्नाटक की जनता ने इनको भगाने का काम किया है। उसके बाद अब देखना मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, और इनकी शुरुआत हो चुकी है। जो लोग ये प्रोपेगेंडा झूठा फैलाते थे या जो पैसे के दम पर ये झूठा प्रचार करते थे, उन पोस्टरों में मोदी जी गायब हो गए। कल देखने रिजल्ट जाएगा कर्नाटक का। जब अगर जीतते हैं तो मोदी जी के पोस्टर आते हैं मीडिया में, मोदी जी ने जिता दिए। लेकिन कल से जेपी नड्डा जी से शुरू हो जाएंगे सब जगह। क्या अभी ये हारना शुरू हो गया? 2024 में भी जेपी नड्डा नहीं का ही फोटो चलेगा, वहाँ मोदी जी का नहीं चलेगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए जरूरत है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ेगा और इस देश के संविधान को बचाने का काम करेगा। सुरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? और सुरेंद्र जी से अभी संपर्क नहीं साध पा रहा है। लेकिन शैलेंद्र मंडल जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं। चलिए बढ़िया बात है, अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है और मिलके लड़ता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी को 2024 में भारी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन एक बात कैसे समझाएंगे दर्शकों को कि आखिर मुख्यमंत्री चेहरा कौन बनेगा विपक्ष का? प्रधानमंत्री जी, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री चेहरा। श्रीमान, मैंने पहले ही बोल दिया कि अब ये चेहरा कौन बनेगा, ये बात की बात है। हमारे नेता पहले भी बोल दिए हैं। नहीं, ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए ना, बाद में खिचड़ी ना बन जाए, बाद में विवाद ना हो जाए, सभी लोग इधर उधर ना भागने लगे। ये चीजें पहले क्लियर हो जानी चाहिए। जनता को भी पता चलना चाहिए कि हम किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। भाई देखिए, सुनिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। एक सेकंड। आपको शायद आपने सवाल बहुत गलत पूछा है, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में
हम जनता सांसदों को चुनती है, सांसद नहीं, अपने दल का नेता चुनते हैं और उनमें से ठीक है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। अरे सुनिए सर, सुनिए, सवाल सही पूछा है भूदेव शर्मा जी, सुनिए तो मेरी बात। भूदेव शर्मा जी, इतना आगे मत निकलिए। भूदेव शर्मा जी सुन तो लो, हमारी भी सुन लो, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि जनता भी तो जाने थोड़ा कि हम कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है आपकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि जनता को भी जानने की जरूरत है ना। मैं इस लिहाज से सवाल पूछ रहा हूं सर। नहीं, मैं बिल्कुल वही आपको बता रहा हूँ। ये जो परिपाटी आई है किसी एक आदमी, जैसे सुनिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम चलता है। इससे लोकतंत्र हमेशा कमजोर होगा अगर एक आदमी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जनता को अपना सांसद चुनने का अधिकार है और मुझे लगता है कि जनता को अपना एक अच्छा सांसद चुनना चाहिए और एक अच्छा सांसद एक अपना अच्छा नेता चुनेगा जो प्रधानमंत्री बनेगा, तो निश्चित तौर पर इस देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा। ठीक है सर, वापस आएंगे। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुरेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? बीजेपी के प्रवक्ता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही तकनीकी खामियों की वजह से। लेकिन सर ठीक है, शैलेंद्र जी मैं आपके पास पहुंचूंगा। शैलेंद्र जी, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे देश में रहेगा युवाओं का रोजगार। देश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था जी। बिहार में 10 लाख नौकरी पर काम हो रहा है, रोजगार पर। ये मुद्दे रहेंगे। किसान का मुद्दा रहेगा। और देश में जनतंत्र बचाने के लिए जो काम हो रहा है, जो गांव देहात से लोग, ये कृषि प्रधान देश है, गांव से शुरुआत उसकी होगी, गांव को समृद्ध किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे लोग बड़े बड़े महानगरों में पूरा देश का पैसा गुजरात चला जाए और गुजरात बहुत बड़ा हो जाए, अब गुजरात मॉडल देखा करके पूरे देश पर कब्जा किया जाए। ये सब नहीं, संपूर्ण देश संपूर्ण भारत में बसता है, सभी राज्यों में बसता है, अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग सभी राज्यों की अलग अलग परिस्थिति है। इस देश में रहने वाले सभी लोगों के उसकी सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार को ध्यान में रख करके सारे देश में रोजगार का, कृषि का, अमन चैन का, भाईचारा का, लोकतंत्र का, सबका ये बात होगा। और इस देश में ये जो बात है, ये जो ये मॉडल है, ये मॉडल नकारा है। इसमें जनता ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया जी। ये नकारा मॉडल है, ये प्रचार का मॉडल है, ये मॉडल चलने वाला यहाँ नहीं है। ये देश गुलामी का मॉडल है, ये नाथूराम गोडसे वाला मॉडल है, ये गांधी का देश है, अम्बेडकर का देश है, कर्पूरी ठाकुर जी का देश है, ये समाजवाद का देश है। इसमें सभी को रहने का, जीने का हक है और इसी मॉडल पर काम होगा और सभी लोग बैठेंगे। अभी अगली कुछ कहना है, कौन चेहरा होगा? चेहरा भी होगा और बहुत बढ़िया चेहरा होगा। तो नाम भी बता दीजिए सर, नाम भी बता दीजिए, तमाम दर्शक भी जान लें। नाम में क्या है? ये चेहरा जो है, ये जो बीजेपी का चेहरा है उसमें तो काली पता गया है। तब चेहरा कौन बचा है बीजेपी में? कौन ऐसा दूसरा नेता है जिस पर कोई विश्वास करेगा? देश में हम तो कहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे नेता ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि देश में अगर सबसे कोई विश्वसनीय आज के डेट में कोई नेता हो सकते हैं तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिनकी बातों में सच्चाई है, एक भी बात झूठ झाट नहीं बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं, पहले काम करते हैं, बोलते नहीं है। कुछ लोग हैं खाली बोलबे करते हैं, काम नहीं करते हैं। कितना लोग है? 75,000, 60,000, 71,000, 75 हाथ उठा उठा के बोलते हैं और खाली प्रचार करते हैं, काम तो कुछ दिखता नहीं है। ठीक है सर। सुरेंद्र जी, विश्वसनीयता का दूसरा नाम नीतीश कुमार जी है, मैं इससे बोलता हूँ, लेकिन वह भी चेहरा का मुद्दा नहीं है। आज देश का मुद्दा है कि लोकतंत्र को बचाना है, इतिहास को बचाना है, जनतंत्र को जमहूरियत लाना है और ये गांधी का देश है, ठीक सर, ये गोडसे के देश से बचाना है, मुक्त करना
रोड से मुक्त देश बनेगा। ठीक है, सुरेंद्र जी के पास पहुंचेंगे। सुरेंद्र जी, विपक्षी जो एकता है वो मजबूत हो रही है और नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, एकजुट करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में 2024 में हो सकता है कि आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। तो भाई देखिए, अभी हमारे बड़े भाई बहुत गांधी का देश है, अंबेडकर जी का देश है, कर्पूरी ठाकुर जी का देश है। हमने कब कहा कि ये इनकी देश नहीं है? और इन्होंने अभी कहा कि नीतीश कुमार जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत ये है, बहुत वो है। अरे आपके नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे प्रधानमंत्री। पलटूराम प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने प्रदेश को ठगने का काम किया। मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आरजेडी में नहीं जाऊंगा। मैं बिहार की जनता का कसम खाता हूं, मैं अपने आप को बर्बाद कर लूंगा लेकिन बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं दूंगा। और अभी आप देखिए, कल उड़ीसा गए थे। कम से कम उड़ीसा जब गए तो उड़ीसा से कुछ सीख के आना चाहिए था नीतीश कुमार जी को। बिहार सरकार की पैसा, हमारे बिहार के गरीब लोगों का पैसा पे जिस तरह से निजी प्लेन से उड़ीसा, महाराष्ट्र तमाम जगह घूम रहे हैं, हमारे बिहार के उन गरीब लोगों का पैसा है। नीतीश कुमार जी उनको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। रोजगार की बात इन्होंने किया था, कहां है आज रोजगार? हमारे बिहार के 2 से 3 करोड़ जो है मजदूर भाई जो है बिहार से बाहर जाके काम करने पे आज मजबूर है। और नीतीश कुमार जी चाय और बिस्किट खाने में लगे हुए हैं। उनको प्रदेश के बारे में सोचना ही नहीं है। प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उससे कुछ लेना देना नहीं है नीतीश कुमार को। एक को सीएम बनना है, एक को पीएम। अब जिन पार्टी का ठीक है 40-42 से विधायक हो और 15-17 को एमपी हो, वो सपना देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का। अरे तो अजीब है। मतलब इस देश के अंदर मतलब अजीब सा एक वो बना रहे हैं विपक्षी। जहां जहां जा रहे हैं नीतीश कुमार जी सिरका बिस्कुट खिलाते वहां से रवाना कर रहे हैं इनको। कोई नहीं कह रहा है कि आप विपक्ष का नेता होंगे, कोई ये नहीं कह रहा कि आप आने वाला कल का पीएम होंगे। कोई ऐसा विपक्ष का नेता हो जिन के पास गए हैं नीतीश कुमार जी, वो कहा होगा कि आप ही हमारा नेता है? किसी ने भी नहीं कहा। ठीक है, शैलेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अब तो बिहार के अंदर जदयू की अस्तित्व खत्म हो चुका है। जदयू में है कौन? ठीक है तो शैलेंद्र जी, ठीक ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। जदयू में नीतीश कुमार जी हैं जो अपने आप में, जो आप मान लीजिए नीतीश कुमार, क्या वजह है कि नीतीश कुमार जी हैं तो 17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कुछ भी कर लीजिए, पूजा गणेश जी का होगा। कतना हो झूठ का ट्रेनिंग ले लीजिए, उसे कोई जनता समझ चुकी है। आप लोगों की बात को पूरा समझ चुकी है कि आपका कितना अतिक्रम है। प्रचार के अलावे कुछ नहीं है। आप कहते हैं इतना आप मान लीजिए, आपसे पर्ची मार लेंगे, लेकिन जनता से किया हुआ वादा को कभी पर्ची नहीं मार सकते। यही नीतीश कुमार जी है। आप झूठे हैं तो आपसे पर्ची मारने में क्या दिक्कत है? आप दगाबाज हैं तो आपसे पर्ची मारने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे संभव है कि आप दगा देते रहे और आप पर्ची मार की संज्ञा दे? क्या जनता से किया हुआ वादा का कभी पर्ची हुआ है? आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी का आप ये साबित कीजिए। कुछ भी हो, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए समर्पित हैं, जनता चुनती है। ठीक है, आपकी वफादारी का हम ठेका लिए हुए हैं क्या? नहीं। आप तिक्रमी हैं, आप झूठे हैं, आप दगाबाज हैं। इसीलिए पर्ची मारना क्या है? हम जनता के प्रति समर्पित हैं और जनता का काम करते हैं। ठीक है सर, समय की कमी, सुरेंद्र जी से जल्दी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, कुमार जी ने कहा और नहीं हुआ हो, ये बताइए।
ठीक है सर, चाय सुरेंद्र जी पीते हैं, जवाब दीजिए। ठीक है सर, पलटी शैलेंद्र मार जी, हैं। शैलेंद्र जी तो ठीक भाई है। देखिए, अभी मंडल जी ने कहा कि 17 साल से सरकार में सीएम बने हुए हैं भाजपा की कृपा से। आपकी इतनी ताकत नहीं थी, आपकी इतनी पार्टी में इतनी औकात नहीं थी कि आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनते। ये भाजपा की कृपा थी, जिसकी वजह से कम सीट होने के बावजूद भी भाजपा ने आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आप भूल मत जाइए, अगर अभी 2020 में अगर भाजपा चाहती तो आप खत्म हो चुके थे। आपको कोई पूछने वाला नहीं था नीतीश कुमार जी को, लेकिन हमने गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया, हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और ठीक है। अभी इन्होंने भाई साहब ने अभी कहा कि हमने जनता से जो वायदा किए उससे हम नहीं मुकरे। हम भाजपा को धोखा दिए, लेकिन जनता को धोखा नहीं दिए। अरे जनादेश आपको जनता ने ही दिया था, और आपने वायदा किया था 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आपने अब तक कितना रोजगार दिया? ठीक है सुरेंद्र जी, सिर्फ वही समय की रोजगार बेहद आपने कमी है। देने का भूदेव काम शर्मा, किया, ठीक है जो भूदेव शर्मा हमारे जी, साथ आखिरी आपने प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहता हूं। ठीक है सर, का काम किया था उसी। ठीक है सर, भूदेव शर्मा जी आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहता हूं। बिल्कुल देखिए, अभी शैलेंद्र जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पलटी है, ये है। मुझे तो ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी बात नहीं करती। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख रुपए आएंगे, नोटबंदी में करके मारना है कि तमाम वादे ये जाते हैं राज्यों में करते हैं। आज जरूरत है इस देश को बचाने की, तानाशाही सरकार से इस देश के लोगों की समस्याओं को सुनने वाली सरकार इस देश को चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि 2024 में गठबंधन पूरी विपक्ष एक होकर के लड़ेगा, और गठबंधन की जो भी सरकार बनेगी वो इस देश के लोगों की समस्या सुनेगी और इस तानाशाही सरकार को उठा। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि 2024 का जो चुनाव होगा उसको लेकर विपक्ष जो है वो एकत्रित हो रहा है, एकजुट हो रहा है, एकजुट होकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि 2024 में क्या बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर विपक्ष जो है वो एकजुट हो जाएगा तो हो सकता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हो जाए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।